नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम मौजूद हैं सारठ विधानसभा क्षेत्र में और लगातार यहाँ पे जनता के बीच जाके उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार की जनता जो है किसे वोट करेगी और किसे जिताने का काम करेगी। इसी क्रम में जो है हम प्रत्याशी, प्रतिनिधि और पार्टी के जो भी यहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, उनकी बातों को भी साझा कर रहे हैं अपने माध्यम से आवाम तक और अब बता रहे हैं कि आखिर इस बार की राजनीति क्या होगी इस पूरे सारठ विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए, अभी हम मौजूद हैं बसपा के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, समाज सेवी हैं, युवा नेता कहे जाते हैं ये अब्दुल मतीन जी और लगातार समाज में जनता के बीच में चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, उनके साथ मिलजुल के जो है उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निदान करते हैं और जो संभव होता है सहायता करने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूरे सारण विधानसभा क्षेत्र की नीति क्या है, राजनीति क्या है और किस करवट बैठेगी इस बार की जनता और इस यहाँ की जनता एक्चुअल में चाहती क्या है विकास को लेकर? इस पे हम चर्चा पर चर्चा इनसे करें। नेशन 24 में सर आने सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 को मैं ब नेशन न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि आपने इतने कड़क ठंड में आपने आकर के इस नाचीज़ को आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सर पहला सवाल है, आप युवा नेता हैं और लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, समाज सुधारक के तौर पे भी जाने जाते हैं। किस तरह से समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है इस पूरे सारण विधानसभा क्षेत्र? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, ये एक बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है और ये यहाँ पे फॉरवर्डों का भी अच्छा हावी है, जो कि मैं जहाँ से राजनीति करता हूँ, यहाँ पे ना जाने युवाओं को कितने यहाँ प्रताड़ित करते हैं, हो रहे हैं और यहाँ के जो दलित समाज, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रताड़ित होते हैं। देश आज़ाद होने के बाद भी आज हम आज़ाद नहीं हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हमारे क्षेत्र के नेता कोई कहते हैं कि हम बैकवर्ड का नेता हैं, जो कि वो फॉरवर्ड खुद हैं और अपने आप को बैकवर्ड को नेता मान कर के नेतागिरी करते हैं। तो यहाँ समस्या बहुत तरह की है। समस्या इतना है, जो लोगों को डरा के, धमका के, पैसा के प्रलोभ दे करके हम निचले स्तर के लोग जितने भी हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि आप अगर यहाँ अदर कास्ट को अगर वोट करते हो, तो ये दिशा और दशा कुछ बदल जाएगा। तो समस्याएँ हैं, जिस तरह से विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ पे वर्तमान जो विधायक जी हैं, ये पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि मंत्री जब रहे हैं, उस समय हमारे किसानों के साथ बहुत ऐसी समस्याएँ हैं, जो किसान के खाते में पैसा आने के बाद भी वो पैसा होल्ड है। खाते भी उनका जो पर्सनल पैसा है, वो भी होल्ड है। तो इस तरह से बहुत किसान भी आज माने प्रताड़ित हो रहे हैं, मजबूर हैं। हम लोग जो हैं, खेत खलिहान का मज़दूर ज़रूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं है यहाँ के लोग। अब यहाँ के लोग, हमारे गरीब जनता, हमारे गरीब दलित, हमारे अल्पसंख्यक, अब अक़लियतों को भी अकल आ चुकी है कि अब सारा बदलाव की ओर लेके जाना है और बदलाव के मूड में है। यहाँ के युवा बदलाव के मूड में है। नए सोच और नए विचार के साथ लगातार यहाँ के लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। देखिए बसपा से आप जुड़े हैं जी, मैं और बसपा बहुजन समाज पार्टी का मैं सारठ विधानसभा का प्रभारी हूँ। और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बहुत कई तरह की लोकल पार्टियाँ हैं जो यहाँ पे जैसे जेएमएम है, आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है। बसपा का वजूद क्या है इस पूरे झारखंड प्रदेश की बात करें और आपके सारण विधान? देखिए, बसपा की बहुत अच्छा यहाँ पे वजूद है, पकड़ है, हमारे वोट हैं, हमारे लोग हैं और यहाँ पे उस तरह के लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता था पहले। वैसे नेता नहीं मिल पाते थे। उनके विचार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लोगों तक पहुँचा नहीं पाते थे, लोग समझ नहीं पाते थे। यहाँ पे चाहे जेएमएम हो, जेएमएम क्या है? जेएमएम जो कहते हैं खुद को कि हम आदिवासी और मुस्लिम का पार्टी है। आज हमारी क्या हैसियत है? हमारे आज ये हैसियत है कि आप एसटी को 50% दे रहे हैं और मुस्लिम को आप 10% पे रखे हैं। ये हमारी हैसियत है, ये हमारे अल्पसंख्यकों को यहाँ ठगा जा रहा है। ये ठगते हैं, ये हमको अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। तो बसपा बहुत अच्छी पकड़ बनाने जा रही है और अच्छा पकड़ भी हमारे झारखंड में रखते हैं
और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा और ऐतिहासिक हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छा और अच्छी सीट पर हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हमारी जनता हम लोगों को देने जा रही है। सारठ की हम बात करें तो सारठ में कोयला भी है, सारठ में उपज भी है। तो आखिर इस इतना विकास से महरूम क्यों है ये एरिया? यही तो दुःख की बात है सर, कि हमारे पास इतना कुछ रहने के बाद भी आज हमारे बहन-बेटियाँ कोई गुजरात में जाके नौकर का काम कर रही है, किसी के यहाँ बर्तन धो रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता और यहाँ के नेता हमें सिर्फ़ ये मजबूरी दिखाते हैं कि अगर आप जेएमएम को वोट करते हैं, तो हिंदू खतरे में आ जाएँगे और जेएमएम वाले ये कहते हैं कि एक अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं, तो मुस्लिम खतरे में हो जाएँगे। ये खतरा कौन है? लड़ाई यहाँ सिर्फ़ 2 ही जात की लड़ाई होती है, अमीर और गरीब। देश में 2 ही जाति है, एक अमीर है, एक गरीब है। और ये 2 जाति जब तक नहीं ये 2 लोग जब तक नहीं मिलेंगे गरीब, तब तक अमीरों को यहाँ से हम लोग भगा नहीं सकते हैं। हम अमीर को भगाने के लिए हम गरीब एकजुट हो रहे हैं और यहाँ की जनता इस बार मूड बना चुकी है। इंडिया अलायंस को लेके क्या लगता है कि यदि वहाँ पे सीट चला जाता है, तो आप यहाँ पे कैसे दावा कर पाएँगे? इंडिया अलायंस में जब होंगे तब हमारे अगर अच्छा जब हमारे परफ़ॉर्मेंस अच्छा है यहाँ, तो हमारे जो है बहन मायावती जी जो हमारे प्रमुख हैं पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो हम लोग बैठ के उस समय डिस्कस किया जाएगा। अभी हमारा काम है मेहनत करना, लोगों को हमारे पार्टी से जुड़ना, लोगों को हमारी विचारधारा को बताना। हम अपने विचारधारा से लोगों को जोड़ रहे हैं और हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। तो उस समय की बात हो जाएगा, किया जाएगा और हम लोग बहुत अच्छे से दावेदारी हमारा रहेगी कि ना हम लोग यहाँ इस बार हमारी जो संख्या है, उस संख्या के हिसाब से ये सीट हमारी होनी चाहिए। आपकी सरकार आपके द्वार अभी आपने देखा होगा कि हेमंत जी का एक योजना चला जिसमें कि हर घर तक जाने का काम किए उन्होंने, हर प्रदेश, हर जिला तक पहुँचे वो। क्या लगता है ये सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति थी? मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार आपकी दुआर की ओर कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो, उससे हमको कहीं समझ में नहीं आ रहा है। गरीब लोगों से पूछता हूँ, मैं अपने जनता से भी पूछता हूँ, रूबरू जब होता हूँ जनता से, तो वो लोग बोलते हैं आवेदन तो इतना लेते हैं कि लगता है कल ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन पता चलता है जब ब्लॉक हम लोग जाते हैं, ब्लॉक स्तर पे जाके बात करते हैं, तो कहते हैं कि आपका अभी आवेदन कहाँ रखा गया है, देख कर के बताता हूँ। तो ये स्थिति है, ये सब सिर्फ़ एक सरकार की अपना प्रचार हो रही है, इसी जनता के पैसे से अपना प्रचार कर रही है और इससे कुछ लाभ होने वाले जनता को कुछ और उनका कुछ और सोच है। वो अपना प्रचार, अपना फ़ायदा के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्हें लेकिन खाना-पूर्ति कर बस खाना-पूर्ति वो कर रहे हैं। इसके आगे और वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। जनता भाड़ में जाए, अपना प्रचार हो रहा है ना, बस यही है। और क्या अपने अफ़सरों को मतलब बिठा वोट देते बैंक हैं। बनाने में लगे। वोट बैंक पूरा वोट बैंक में ही है। वो अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वोट बैंक ही हो रहा है ना सर। यही स्थिति है झारखंड की। चलिए और यदि हम बीजेपी बात करें अयोध्या मंदिर को लेके लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में अयोध्या मंदिर जिस तरह से गुफा छोड़ा जा रहा है, जिस तरह से बातें चल रही क्या लगता है ये भी वोट बैंक की राजनीति? बिल्कुल वोट बैंक की बात है। अभी मोदी जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि आप जो है घर से भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो क्या है लोग का श्रद्धा अगर मंदिर से है तो वहाँ जाना तो चाह रहे थे ना, लेकिन उनको क्यों रोका गया? तो भीड़ के कारण भीड़ के कारण कि भीड़ होगा, हमारी कुछ अगर भगदड़ मचती है तो हमारी बदनामी होगी, तो डर तो उनको भी है। वो सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। राम लाला जी हमारे भी हैं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी जनता हैं वो सबके हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, वो सबके भगवान हैं। भगवान तो सब एक ही हैं, भगवान सबके हैं, नाम अलग-अलग हैं। ये सारे वोट बैंक की राजनीति है, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे हैं और मुसलमानों को डराया जा रहा है, ताकि हमारे लोग हमारा जो वोट बैंक जो है, वो हमारे साथ जुड़ा रहे। यही वोट वोट बैंक की राजनीति है सर। ये हम बात करते हैं अभी इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है कि कौन होगा वो सेनापति। ये भी क्या कमी है इसमें? देखिए, मैं अभी उतना दूर तक का राजनीति मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस में कोई ऐसा दम और मजबूती नज़र आ रहा है। वो सिर्फ़ एक गुब्बारे की तरह हवा भरते हैं, तुरंत फुसक जा रहा है। तो इसमें सिर्फ बैठ के हो रही है। बस बैठकें हो रही हैं और बैठकें होते-होते सारे समाप्त हो जाएँगे, फिर अकेले-अकेले ये चलिए चचा, सीट बुआ, सीट ये सीट सब में तय सीट नहीं हो तय नहीं हो पा रहे हैं। इनकी खुद अपने तय नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये क्या इंडिया अलायंस का नाम और क्या गठबंधन इनका साथ रहेगा? कि मतलब मान के चलें कि बीजेपी का जीत का डंका यहीं पे है कि चूँकि ये ना तय होगा, ना हमें कोई उड़ा बीजेपी वाले तो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, कि वो देख रहे हैं कि जब ये लोग अलायंस के मूड में बनते हैं तो कभी सीबीआई, कभी ईडी का डर दिखा करके छोटे पार्टियाँ जितनी भी हैं, उन पार्टियों को डराया जाता है, उनके यहाँ छापे मराया जाता है ताकि ये अलायंस नहीं कर सके। वो उसके साथ जुड़ नहीं सके। वो तो उस अपना फ़ायदा उनको दिख रहा है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस सही में अगर होना चाहिए, अगर ये कर रहे हैं, तो मजबूती से एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए उन लोगों को, तब जाके देश का कुछ अच्छा और विकास हो सके। कौन-कौन से मुद्दे को लेके आप इस बार जनता के बीच जाने वाले मुद्दा यहाँ बहुत सारे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप किसानी हमारे जो एग्रीकल्चर का मैटर है, आप सिंचाई को लेकर के आप झारखंड देखिए अब इतना इतना अमीर स्टेट होने के राज्य होने के बाद भी हमारे पास कितना सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास? खनिज संपदा में भरपूर पूरे भारत में जितना है उतना हमारे पास अकेले हमारे इस राज्य में है। लेकिन आज भी हम एक मज़दूर के नाम से जाने जाते हैं। आप अगर झारखंड से अगर बाहर किसी स्टेट में जाते हैं, तो आपको एक मज़दूर आप देख लीजिए गुजरात जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, किसी भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाते हैं तो आपको एक मज़दूर के हैसियत से देखा जाता है। ये हमारे नेताओं की कमी है, हमारे राज्य के नेताओं की ये मने इतना कमी है कि मैं इसका कुछ बता नहीं सकता हूँ, बस हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, ये डराते हैं, धमकाते हैं और यहाँ मज़दूर बना करके और मजबूर बना करके अपने और वोट को ले जाते हैं। में? आपके यहाँ तो बेरोज़गारी या पलायन दोनों है, इसको भी बिल रोकने का आप काम करेंगे जीत के बाद? बिल्कुल, हम युवा जब एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक नारा था, अब आने वाले 12 तारीख आप जान रहे हैं युवा जी। दिवस है। युवा शक्ति दिवस है, उनमें उन्होंने कहा था कि जब-जब युवा सोएगा तब-तब भारत रोएगा। अब हम युवा जाग चुके हैं, अब हम अपने भारत को रोने नहीं देंगे, हम अपने भारत को जगाएँगे, यहाँ के लोगों को जगाएँगे और एक सशक्ति देश बनाएँगे, इतना शक्ति और इतना मजबूत देश और राज्य बनाएँगे अपने आप को कि लगेगा कि हाँ, हमारा अब देश आज़ाद की ओर अब हुआ। मतलब आपके मुख्य मुद्दा में बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन और बेरोज़गारी ये सारा चीज़ तय है बिल कि इन सारी चीज़ों पे आप काम बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो अपने हक कैसे मानेंगे? इसलिए हम युवाओं को और बहुत ज़्यादा मेरा तरजीह है शिक्षा पे और खेल के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मैं खुद एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की जो लाचारी जो ला सिस्टम जो दिख रहा है हॉस्पिटल का, अस्पतालों का, उससे लगता है कि हम बिल्कुल जनता एकदम भेड़-बकरी हैं। सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ़ अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अपने केस से वो इतना परेशान है कि जनता भाड़ में जाए। ये स्थिति हमारे झारखंड का है। में आक्रोश है जनता के बहुत सरकार के ज़्यादा विरुद्ध। बिल्कुल, बिल्कुल, जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश है इंडिया गठबंधन की ओर और बिल्कुल यहाँ पस्त हो चुके हैं जनता, यहाँ के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से यही हाल है और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सोच है, हम युवाओं एक सोच लेकर के चल रहे हैं और हम लोग झारखंड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का जनता को विकास की ओर लेके जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये मेरा टारगेट है खास करके। सारठ में जनता के बीच आप जा रहे हैं तो जनता से आपको वादा मिल रहा है कि इस बार आपके साथ है। बिल्कुल, एकदम स्पष्ट वो कर रहे हैं कि हम लोग 70 साल देश आज़ाद होने के बाद भी आज हम आज़ाद नहीं है सारठ वाले। तो आप अगर आए हैं, आपके आने से हम लोग को लग रहा है, एक उम्मीद जागा है कि सारठ में कोई एक नया सोच, एक नया विचार वाला लड़का आया है। हम आपके साथ हैं बाबू, हम आपके साथ हैं बेटा, हम आपके साथ हैं भाई। इस तरह के हमें आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के लोग हमें दे रहे हैं। दौलत आप कर ही रहे हैं। जी, दौरा मैं कर रहा हूँ, लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ। इससे पहले चुनाव भी लड़ा जिला परिषद का, मैंने 12,000 समथिंग वोट लाया। कुछ ही चंद वोट से मैं चुनाव हारा, 88 वोट में वो 88 वोट लोगों का जनता का मैं कहीं मुझे दिल जीतने में कमी हो गया, जिसके कारण मैं जीत नहीं पाया। 88 वोट से मैं क्रॉस कर गया। चलिए अंतिम संदेश क्या देना चाहिए अपने प्रदेश को सारठ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये आगामी चुनाव को लेकर? मैं अपने प्रदेश को मैं अपने जनता से यहाँ जनता वासियों को, प्रदेश वासियों से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अब जागिए और अपने कीमती वोट को आप खुद जज हो। आप फैसला कीजिए कि हमें किस दिशा में जाना है और किन पार्टी को वोट करना है।
आप उसी हिसाब से आप इस बार सोच समझ के अपना वोट करें और ख़ास करके मैं सारण विधानसभा क्षेत्र वासियों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, मैसेज देता हूँ कि अब बदलाव की ओर आप सोच ही रहे हैं, सोच लिए हैं, ठान लिए हैं, तो इस बार आप लोग बिल्कुल सोच समझ कर वोट करें, युवा पीढ़ी के साथ जुड़ें, युवाओं को साथ दें। मेरे से अच्छा अगर कोई और युवा है, आप उनके साथ आएँ, लेकिन आप सोच समझ कर वोट करें और बदलाव करें। तो अभी आप सुन रहे थे अब्दुल मतीन जी को, जो कि बसपा के कद्दावर नेता के तौर पे, युवा नेता के तौर पे जाने जाते हैं। सारे विधानसभा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में इनका भ्रमण होता है, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे अपने एजेंडा को बताते हैं, अपने वादे, अपने दावे पेश करते हैं। उनका कहना है और इन्हें आश्वासन भी जनता से मिल रहा है कि यदि कि आप इस बार आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं और जीत के यदि ये आते हैं, तो इन्होंने इन्होंने वादा किया है हमारे सामने भी, आवाम के सामने भी, यदि ये जीत के आते हैं, तो जो विकास 70 साल में इधर नहीं हो पाया है, उसे पूरी तरह से यहाँ पे लाना होगा, चाहे वो विकास शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, पलायन को लेके हो, बेरोज़गारी को लेके हो या फिर इस पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर हो। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।